हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके लाइट। तो आज का हमारा सेशन क्या है, आप ध्यान से देख लो। आरआरबी एनटीपीसी तारीख आपका क्या हो गया, 29 मार्च 2016। एंड ये हमारा क्या है, शिफ्ट 1 है। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, इससे पहले मैंने आपको क्या 28 मार्च 2016 का मैंने 3 पेपर करवा दिए हैं। पहला क्या, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछला पेपर देख लिया होगा। ठीक है। और हम अब इसका शुरू करते हैं। तो आप ये आज का हमारा रहा थंबनेल और हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? हमारा आंसर क्या हो गया, राजेंद्र चोला फर्स्ट। देखो, यहाँ पर जो भी आपके आंसर है वो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अगले सेशन से यहाँ पे आंसर लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं रहता है, समझ रहे हो, कि ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है। आप भी नहीं सोचते होगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आप कुछ देर सोचोगे तो अगला बार से मज़ा आने वाला है। ये लास्ट सेशन था जिसमें आंसर लिखा हुआ है, उसके बाद आपको आंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं। पहला पॉइंट्स क्या है, भारतीय राजा राजेंद्र चोला फर्स्ट ने पूर्वी एशियाई के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने पूर्वी एशियाई में श्रीविजय या कदरम साम्राज्य को पराजित किया और कदरम कोंडा का खिताब हासिल किया। क्लियर है। उनका शासनकाल कब से कब था, तो 1012 से लेकर 1044 ईस्वी तक था। ठीक है। उन्होंने उत्तर भारत के अभियान में अपनी जीत के उपलक्ष्य में गंगाई कोंडा चोलापुरम नामक एक शहर का निर्माण किया, जो गंगा नदी तक फैला हुआ था, जहां उन्होंने बंगाल के राजा महिपाल प्रथम को हराया था। तो ये सारे फैक्ट थे, इसमें ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे इसमें इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विहीन देश है? ठीक है। बंदरगाह विहीन देश मीन समझ रहे हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पोर्टलेस कंट्री। PORTLESS, पोर्टलेस कंट्री। ठीक है, आप समझ रहे हो। मीन्स जैसे कोई एक यहाँ पर देश है, और चारों तरफ देश से ही घिरा हुआ है। मीन्स समझ रहे, अगल बगल पानी उनी कुछ से भी नहीं घिरा हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो एक बंदरगाह विहीन देश है? तो हमारा आंसर क्या हो गया, मंगोलिया। मंगोलिया क्या है, मंगोलिया चीन और रूस के बीच स्थित एक बंदरगाह विहीन देश है। ठीक है। और मंगोलिया किसके लिए फेमस है, अपने तो खाना बदोश संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। खाना बदोश समझ रहे हो, नोमैड्स जो चल चल कर मीन्स कभी उनका यहाँ घर रहता है, कभी कहीं और रहता है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, एड्रेस नोट फाउंड, डोंट वरी, यहाँ पर कुछ नहीं, एक केवल हमारा ऐड था जो कि मैंने ब्लॉक कर दिया है, समझ रहे हो। तो इसका आप टेंशन ना लेना, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मंगोलिया के बारे में और जान लो। तो मंगोलिया को और क्या कहा जाता है, नीले आसमान की भूमि कहा जाता है, ध्यान रखना। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलन बतौर, इसे भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया का मुद्रा क्या है, तो मंगोलियाई टोग्रोग। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आप इसे स्टार लगा लो। आगे बढ़ते हैं, आगे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विहीन देश है? देखिए, पिछला बार तो उसमें पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विहीन देश है। अब इसमें से केवल यूरोप के देशेस का एग्जाम्पल दिया, इसमें से बताओ कि कौन सा एक बंदरगाह विहीन देश है। तो ये चार ऑप्शंस में हमारा क्या हो गया, स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड के पास एक भी पोर्ट नहीं है, समझ रहे हो ना, वो पोर्टलेस कंट्री है। नो पोर्ट एंड यू कैन से पोर्टलेस कंट्री। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है हमारा, स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय बंदरगाह विहीन देश है और इसकी राजधानी कहाँ है, बर्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड का मुद्रा क्या है, स्विस फ्रैंक है। क्या है, स्विस फ्रैंक, इसे भी ध्यान रखना। और यहाँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हो गया हमारा क्या है, जर्मन, फ्रेंच, इतावली और रोमन, ये वहाँ भाषा बोला जाता है। और यहाँ पर क्या क्या है, यूरोप में कुछ अन्य बंदरगाह विहीन देश। मीन्स यूरोप में अगर पूछ देखिए और कौन कौन से बंदरगाह विहीन देश हैं, तो कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो हमारा क्या, ऑस्ट्रिया है, फिर चेक गणराज्य है जिसको आप CHECZ, ठीक है, इंग्लिश में आप इसे बोलते हो, इसे भी आप ध्यान रखना। फिर क्या, आर्मेनिया है, मैसिडोनिया है, सर्बिया है, वेटिकन सिटी है, आदि। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में हमारा क्या है, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो गया, बिहार। मधुबनी जिसको बोलते हैं मधुबनी आर्ट, तो मधुबनी आर्ट कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से। ठीक है। मधुबनी कला शैली बिहार की मूल शैली है, सेम चीज़ है। इसे मिथिला भी, इसे मिथिला कला भी कहते हैं। ठीक है। मधुबनी को और यहाँ पे क्या बोला जाता है, मिथिला भी बोला जाता है, तो आप इसे ध्यान रखना। यह बिहार राज्य के मधुबनी जिले में पाई जाती है। एंड एक बिहार का राज्य मधुबनी जिले, वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी से आपका डिराइव हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे मधुबनी जिला है, उसी से यहाँ पे रिलेटेड मधुबनी मधुबनी चित्रकला शैली है। ठीक है।
तो आप इसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो गया, सहारा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखना, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान, बिगेस्ट रेगिस्तान। एंड वही सेम चीज़ अगर पूछा जाए इंडिया के बारे में, तो इंडिया में हमारा थार, आप जानते हो थार, थार, ये जो थार है, जो ये इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एंड ये जो सहारा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारा सहारा है, ठीक है, ये वर्ल्ड का, WORLD मीन्स पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एंड ये हमारा जो थार हो गया, वो इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसे आप ध्यान में रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है, जो कि ऊपर का ही स्टेटमेंट है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अफ्रीका में फैला है, ध्यान में रखना। और हमारा क्या है, सबसे बड़ा पोलर रेगिस्तान कौन है, तो अंटार्कटिका है। ठीक है, कलाहारी रेगिस्तान क्या, नामीबिया में पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे कलाहारी, तो इसने बता दिया कि कलाहारी कहाँ पाया जाता है, नामीबिया में पाया जाता है। एक और यहाँ पर स्टेटमेंट है क्या, गोबी रेगिस्तान चीन में पाया जाने वाला एक ठंडा रेगिस्तान है, तो आप इसे भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? हमारा आंसर क्या हो गया, 1949। ठीक है, वर्ष 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, सेम स्टेटमेंट है। RBI का पूर्ण रूप क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जैसे आप RBI इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, RESERVE, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हिंदी में हमारा क्या हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा क्या है, ऐड है, सो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, हाँ, यहाँ पे और भी स्टेटमेंट है, उसमें पहला हमारा क्या है, यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, मीन्स समझ रहे हो, शुरू में जो RBI हमारा था वो क्या प्राइवेट लोगों का था, लेकिन बाद में क्या सरकार ने इसको रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 में एक अधिनियम पास किया, एंड फिर इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया, मीन्स नेशनलाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, RBI का जो हेड होता है उसे क्या गवर्नर कहा जाता है, इससे भी आप ध्यान रखना। एंड RBI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एंड आपसे कोई पूछा है कि प्रेजेंट डे में RBI का गवर्नर कौन है, मीन्स आपसे पूछ दिया गवर्नर ऑफ RBI, तो आप क्या बोलेंगे, शक्तिकांत दास। क्या, कांत दास। ठीक है, तो ये हमारा रहा, ये प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI हैं 2021 में। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया, अल्पाका। अल्पाका को किसके लिए पाला जाता है, ऊन फाइबर के लिए। क्लियर है, और यहाँ पर क्या है, अल्पाका का पालन उसके ऊन फाइबर के लिए किया जाता है, तो सेम स्टेटमेंट हो गया। यह लामाओं के साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, अल्पाका यहाँ पे कह रहा है क्या, यह लामाओ। ठीक है, लामाओ भी एक प्रकार का क्या कह सकते हो, जीव है, जिसके साथ अल्पाका मीन्स दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। और इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर क्या है, लामा जानवर की एक अन्य नस्ल है जिसका पालन दक्षिण अमेरिका में एंडीज पहाड़ों में ऊन के लिए किया जाता है। ठीक है, लामा भी जानवरों का एक मीन्स समझ रहे हो, अनदर अनदर प्रजाति है, उससे उसका भी पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर क्या, लामा और अल्पाका, लामा अल्पाका के साथ साथ भेड़ का भी उपयोग विश्व भर में ऊन के लिए किया जाता है। ठीक है, लामा हो गया, अल्पाका एंड फिर भेड़, ये सबको भी ऊन के लिए मीन्स पालन किया जाता है। वो जो बीच में आ जा रहा है ऐड वाला, सो वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो हमारा आंसर क्या हो गया, लीलावती। लीलावती कब लिखा गया था, मध्य युग में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, लीलावती पुस्तक किस पर आधारित है, तो ये गणित का पुस्तक है। ठीक है, और ये मध्यकालीन भारतीय में लिखा गया था। ठीक है, और इनके लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया, लेजर, ऑप्शन नंबर बी। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, सेम चीज़ है। लेजर का अर्थ क्या है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। सिंपली बोलो तो क्या है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट, एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन।
ठीक है, मीन्स जो रेडिएशन निकल रहा है उसे अगर लाइट आपका एम्पलीफाई कर रहा है, वो सब सारी चीज़ें साइंस की हैं, डिटेल बाद में, ठीक है। आप इसे केवल ध्यान में रख लो। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, इसकी खोज मीन्स लेजर की खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर क्या होगा, थियोडोर एच मैमन ने की थी। और कब की थी, 1960 में। तो इससे भी आप ध्यान रखना। एक और यहाँ पर क्या है, लेजर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे टैटू हटाने, नेत्रों की सर्जरी, ये समझ रहे हो, विभिन्न सैन्य अनुप्रयोगों, कॉम्पैक्ट डिस्क आदि में किया जाता है। ये सब लेजर का यूज हो गया, तो इसे भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हमारा आंसर क्या हो गया, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा आंसर 5 जून हो गया। एंड पूछा जाए कि पहला बार कब मनाया गया था, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 जून 1974 को। क्या आंसर हो गया, 5 जून 1974। आगे बढ़ते हैं। 10, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में बोलते हैं यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म होगा, देख लो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसका और क्या काम है यहाँ पर देख लेते हैं। यह पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण कार्य और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यूनेस्को का काम ही है क्या, जितने भी जैसे हमारे नहीं ढेर सारे रहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट मीन्स जो अब यहाँ खत्म हो रहे हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिया में भी देखते हो ढेर सारे प्राचीन मंदिर हैं, तो वो सबको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए यूनेस्को काम करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हवा के परागण पोलिनेशन को क्या कहा जाता है, हमारा आंसर क्या हो गया, अनीमोफिली। हमारा आंसर क्या हो गया, अनीमोफिली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यहाँ पे और स्टेटमेंट काफ़ी सही सही है। वायु द्वारा मीन्स जिसको हवा कहते हो, हवा द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, अनीमोफिली। एंड वही जल द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है। एंड कीड़ों द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, आप इसे स्टार कर दो। आगे बढ़ते हैं। 12, शब्द टी का किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, मीन्स शब्द टी है वो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, किस खेल से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखो गोल्फ की गेंद रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैंड का नाम टी होता है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर एक ये स्टैंड बना हुआ है एक छोटा सा, एंड इस पे गेंद रखी हुई है गोल। ठीक है। तो ये जो स्टैंड जिस पे रखा हुआ है, ये जो स्टैंड, इसी को हम लोग क्या टी बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबकि खिलाड़ी गोल्फ स्टिक के साथ गेंद को मारने की कोशिश करता है, एंड जिस डंडा से इस गेंद को मारते हैं उस डंडा को क्या बोलते हैं, जस्ट एक बड़ा सा ऐसा डंडा रहा तो इसको क्या बोलते हैं, उसको गोल्फ स्टिक बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख गोल्फ टूर्नामेंट कौन है, हीरो इंडिया ओपन। हीरो इंडिया ओपन क्या है, भारत का प्रमुख गोल्फ टूर्नामेंट है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट आराम से, मैं हड़बड़ में थोड़ा सा हूँ, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो हमारा आंसर क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हमारा आंसर क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आपको मालूम होगा, वंदे मातरम। एंड सेम चीज़ आपसे किसी ने पूछ दिया कि राष्ट्रगान किसने लिखा भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें, आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रकवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, समझ रहे हो। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप उनको गुरुदेव भी बोल सकते हो, राष्ट्रकवि भी यहाँ पर इनका उपाधि दिया हुआ है। फिर क्या, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो यहाँ पे तीन तीन चीज़ यहाँ पर रिलेट कर रहा है, तो आप इसे ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। 14, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कौन ऐसा अंग है जो फिर से बढ़ जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, लीवर। क्या हमारा आंसर हो गया, लीवर। ठीक है। मानव शरीर में लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है, सेम स्टेटमेंट है प्रीवियस ही। लीवर इंडोक्राइन ग्लैंड है और यह पित्त रस नामक एंजाइम का उत्पादन करता है। ठीक है। लीवर क्या है, हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आप इसे भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा ऐड वाला आ गया। आगे बढ़ते हैं। पीत पीत का उपयोग पेट में वसा को मंथन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये पीत का उपयोग आपको बता रहा है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है। ठीक है। लीवर क्या है, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। एंड यकृत, ये लीवर का ही हिंदी मीनिंग है। ये लीवर का ही हिंदी मीनिंग है, लीवर की खराबी। ठीक है। अगर आपका लीवर खराब हो गया तो आपको हेपेटाइटिस ए बी जैसी बीमारियां हो सकती है, इसे भी आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। 15, मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइलेट कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय में क्या पाया जाता है, मानव शरीर
मीन्स मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट, ठीक है। लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? पैनक्रियाज में। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लिया जाए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? लैंगरहैंस के आइलेट अग्नाशय पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, सेम स्टेटमेंट है। अग्नाशय अंतःस्रावित और बहिःस्रावित ग्रंथि है, मीन्स समझ रहे हो बोथ। अग्नाशय यहाँ पर क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है एंड इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। पहला हो गया इंडो अंतःस्रावी एंड बहिःस्रावी इक्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ इंसुलिन और गुलाकन का उत्पादन करते हैं, जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज है उसको बनाए रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ये अग्नाशय खराब हो जाता है तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं? हेपेटाइटिस टाइप 1 और टाइप 2 का मधुमेह होता है। यहाँ पर हेपेटाइटिस नहीं, हेपेटाइटिस तो आपका लीवर के खराबी से आपका क्या हो गया, हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अग्नाशय अगर आपका खराब हो जाता है तो मधुमेह 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 को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। ये आपका नाम ही है डिजीज का, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? कार्बन, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन आपका नेसेसरी है, आपका रहेगा ही, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान, ठीक है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? मेटामॉर्फिक रॉक का। आगे बढ़ते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पंछियों की चहचहाट आपको सुनाई पड़ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या है? पंच कार्ड को फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? होलेरिथ, ठीक है। पंच कार्ड को क्या बोला जाता है? होलेरिथ भी बोला जाता है, ठीक है। इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1890 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत को गले लगाया था? तो हमारा आंसर क्या हो गया? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मौत को गले लगाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? ठीक है। एडवर्ड जेनर ने तो किसका आविष्कार किया था? आपको मालूम होगा, वैक्सीनेशन टीका को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? लियोन, फ्रांस, ठीक है। लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आप पूछोगे इंटरपोल क्या है? तो बेसिकली इंटरपोल सारे देशों का मिलाकर एक, समझो कि एक एक पुलिस सर्विसेज है, समझ रहे हो ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस सर्विसेज है। यहाँ पे मीन्स एक केवल फ्रांस का ही नहीं है, पूरे दुनिया का है, ठीक है, इंटरपोल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्या इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? 7 सितंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। इसे ध्यान में रखना। अगर आपसे क्या पूछा जाए कि इस संस्था मीन्स क्या, अगर पूछा जाए कि इंटरपोल के एट प्रेजेंट 2021 में प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किम जोंग यांग, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्जेंडर प्रोकोपचक, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखना है। एंड पूछा जाएगा जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो जर्गन स्टॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? कर्नाटका, ठीक है। और यहाँ पे फैक्ट अच्छे अच्छे हैं काफ़ी, जिसका क्या पूछा रहा है? कुचिकल ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, तो इसे आप ध्यान में रखना है। इसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर 1493 फीट है, क्लियर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में मस्तिकट के पास निदगोडू गांव में है। सब आपको यहाँ पर दिया है। जिला आपसे पूछा जाएगा तो शिमोगा। कहाँ कोई लैंडमार्क यहाँ पर बताया जा रहा है? मस्तिकट। एंड कौन से गांव? तो निदगोडू गांव में है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक पॉइंट यहाँ पर क्या है? कुचिकल झरना को स्थानीय लोग कुचिकल अब्बे के नाम से भी जानते हैं। इसे भी आप ध्यान रखना है। ये सेकंड नेम भी लोग नहीं होता है, जनरल लोकल लैंग्वेज में बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो आप सबको मालूम है, चीन में, ठीक है। इसका किसने आविष्कार किया था? तो काई लुन ने इसका आविष्कार किया था। कागज का आविष्कार कब हुआ था? चीन के हान वंश के दौरान हुआ था। काई लुन ने चीन के हान वंश में, उस समय चीन में हान वंश का मीन शासन था, उस समय यहाँ पे कागज का आविष्कार हुआ। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? वर्तमान में चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी बीजिंग है। PRC मीन चाइना की राजधानी का हो गया बीजिंग। PRC का फुल फॉर्म आप जान लो। PRC का फुल फॉर्म क्या हो गया? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, क्लियर है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में लिख देता हूँ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, जान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
24 निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो हमारा आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ये दोनों दोनों जो गैस हो गए ऑप्शन नंबर सी, वो क्या ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस बढ़ जाता है, आपको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं। 25 क्या है? निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? सोना। ठीक है, सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम। ठीक है, चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। ठीक है, तांबे का लैटिन नेम क्या है? क्यूपरम। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? कांस। कांस का कोई लैटिन नेम नहीं है, क्योंकि कांस जो है तांबे और टीन का मिश्रण है। ठीक है, तांबा और टीन दोनों मिलाकर कांस को बनाया जाता है, तो कांस का कोई अपना लैटिन नेम नहीं है। ठीक है, और आप ऐसे भी जानते हो पीरियोडिक टेबल में सोना को क्या है? एयू बोला जाता है, उसका नेम है। चांदी का एजी है, तांबे का क्यूपरम सीयू है। तो इसे आप ध्यान में रखना। तांबे का यहाँ पे क्यूपरम है, लेकिन तांबा टीन, टीन इज द डिफरेंस। यू कैन से कॉपर, डेट इज कॉपर का हिंदी हो जाएगा हमारा क्या? तांबा। ठीक है, तो उसका सीयू हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखना, जो मैंने बताया वो सही है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? सुप्रियर झील। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़े ताजे पानी का झील सुप्रियर झील है। सही है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? सुप्रियर झील। कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर लिखा रहा है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, तो इसे ध्यान में रखना है। आयतन में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बैकाल झील है, और यह रूस संघ में स्थित है। देखो ये जो आयतन में यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे बड़े, जिसको आप कह रहे हो क्या, आयतन मीन्स आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर, मीन्स बोथ आप कह सकते हो एरिया मिला के, या इसमें आयतन तो आप कह सकते हो टोटल पानी। विश्व की सबसे बड़े ताजा पानी झील क्या है? बैकाल झील है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखना, बैकाल झील यहाँ रूस में भी है, और बैकाल झील इंडिया में भी है, लेकिन ये जो बात हो रहा है किसका? ये वर्ल्ड का बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो गया? नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी ने परफेक्ट 10 का स्कोर किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो गया? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? हमारा आंसर क्या हो गया? अकबर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भिन्न को चुनिए। ठीक है, इसमें से अलग को चुनिए। चेचक, रूबेला, फ्लू, मस्तिष्क ज्वर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो आपका चेचक, रूबेला और फ्लू है, वो विषाणु के कारण होता है। विषाणु मीन समझ रहे हो? वायरस। ठीक है, वायरस के कारण होता है, जबकि जो मस्तिष्क ज्वर है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हमारा ये रहा हमारा आंसर, मस्तिष्क ज्वर। एंड इसे आप ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा का नाम क्या है? हमारा आंसर क्या हो गया? पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं, काफ़ी सही सही है। पहला क्या है? ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। समझ रहे हो? ब्राज़ील में पुर्तगाली भाषा क्यों भाई? तो बताओ होगा क्या? 16वीं सदी में ब्राज़ील के पुर्तगाली उपनिवेशन से देखा जा सकता है। ठीक है, 16वीं सदी में जो पुर्तगाली उपनिवेशन हुआ उसी से आप इसमें समझ सकते हो, क्योंकि पुर्तगाली का यहाँ पर ज़्यादा, फिर वहाँ पे उसका दबाव ज़्यादा हो गया, पुर्तगाली लैंग्वेज मीन ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगा। ठीक है, जर्मन में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? तो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की आधिकारिक भाषा है। इतावली किसकी भाषा है? इटली, इटली देश की भाषा है, आधिकारिक भाषा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? सीरस ए। सीरस ए क्या है? रात का सबसे चमकीला तारा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ध्यान देते हैं। पहला क्या है? सीरस ए हमारे रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। यह केनिस मिजोरस तारा मंडल में स्थित है, और इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। सीरस ए को डॉग स्टार भी कहा जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखना। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, नियरेस्ट सन हमारा सूर्य हो गया, नियरेस्ट स्टार सूर्य हो गया, नॉट नियरेस्ट सन। सीरियस ए के बाद रात में कैनोपस दूसरा सबसे चमकीला तारा है। पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा कौन मीन्स सबसे चमकीला तारा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैनोपस। ध्रुवीय तारा या उत्तर तारा 20वीं सदी के अंत तक समुद्र में जहाज़ों के नेविगेशन में मदद करता है। ठीक है, तो पहले लोग समुद्र में अगर कहीं जाना वाना रहता था तो समझ रहे हो, वो तारे को ही देखकर समझ जाते थे कि हाँ अब यहाँ जाना है, अब यहाँ नहीं। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? हमारा आंसर क्या हो गया? हिम दरार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिमनद में गहरी दरार को हिम दरार कहते हैं। ठीक है, हिमनद में दरार तब दिखाई देती है जब हिमनद हिलता है, जिससे बर्फ की ऊपरी परत पर तनाव और खिंचाव पैदा होता है, इसीलिए इसे हिम दरार कहते हैं। ठीक है,
समझ रहे हो? अगर हिम में मीन्स बर्फ़ में दरार हो गया तो उसको हिम दरार कहते हैं, कुछ ख़ास नहीं है। एक खाँच, एक चट्टान में दिखाई देने वाले दरार का नाम है, ठीक है? अगर वही कोई चट्टान में आपको कोई दरार दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाँच बोलते हैं, खाँच, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? हमारा आंसर क्या हो गया? खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वींसबेरी रूल्स नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? हमारा आंसर क्या हो गया? मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इसका फॉलो किस रूल में किया जाता है? तो मुक्केबाजी गेम में क्वींसबेरी कोड का फॉलो किया जाता है, ठीक है? नियम, ये सेम पॉइंट है। नियम 1867 में ब्रिटेन में तैयार किए गए थे, ठीक है? एक ब्रिटेन में नियम आया आया 1867 में, और उसमें क्या था, उन्होंने आधुनिक दिनों के मुक्केबाजी के सिद्धांत को निर्धारित, जैसे कि गद्देदार दस्ताने, ठीक है? उस नियम में क्या आया कि अब थोड़ा-सा इस खेल को, मुक्केबाजी को सही बनाया जाए, ठीक है? दस्ताने सही किए गए हैं, समझ रहे हो ना? और कुछ-कुछ नियम लागू किए गए। तो ये रहा, कुछ खास यहाँ पर है नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? ठीक है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 5 बार जीता है फुटबॉल, ठीक है? फुटबॉल में भी क्या होता है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, ठीक है? तो फुटबॉल में सबसे अधिक बार किसने जीता है? ब्राज़ील देश ने जीता है, टोटल 5 बार। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन-सी है? हमारा आंसर क्या होगा? बहत। बहत किसकी मुद्रा है? थाईलैंड की। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट कर लो। थाईलैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं? बहत बोलते हैं। चीन की मुद्रा को क्या बोलते हैं? युआन बोलते हैं। मलेशिया की मुद्रा को क्या बोलते हैं? रिंगित बोलते हैं। भारत की मुद्रा को क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। जापान के रुपया को हम लोग क्या बोलते हैं? येन बोलते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? हमारा आंसर क्या हो गया? श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर बी। मालूम है श्रीहरिकोटा कहाँ है? हमारा आंध्र प्रदेश में है, तो आप इसे भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। जिमी वेल्स, ठीक है, और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो हमारा आंसर क्या हो गया? विकिपीडिया, ठीक है? और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से जुड़े हैं, सेम पॉइंट। यह सबसे बड़ा ऑनलाइन सार्वजनिक पुस्तकालय है और यह अलावार्ड संगठन है, ठीक है? आपको विकिपीडिया पे सब कुछ मिल जाए। जैसे मेरे को भी अगर कोई जीके जिसे वेरीफाई करना रहता है तो मैं भी विकिपीडिया का सहायता लेता हूँ और फुल सहायता लेता हूँ, उसमें कोई इसमें मीन्स छुपाने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स ये फ्री है, ठीक समझ रहे हो ना? ये कोई भी रुपया हमसे जनरेट नहीं करती है, ठीक है? इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। एंड ये कुछ रिलेटेड हैं, जैसे गूगल की स्थापना कब हुआ था? 1998 में हुआ था। किसने किया था? लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन ने की थी, ठीक है? व्हाट्सएप की स्थापना कब हुआ था? 2009 में। इसको कौन किया था? जेम कुम और ब्रायन एक्टन ने किया था, ठीक है? फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। इसको कौन किए थे? मार्क जुकरबर्ग। तो आप इसे भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? हिंद महासागर, ठीक है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, ठीक है? सेम पॉइंट है। इस द्वीप की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी अगर कोई पूछे तो हमारा आंसर क्या हो जाए? विक्टोरिया। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? फ्रेंच यहाँ बोला जाता है, अंग्रेजी भी बोला जाता है, सेशेलोइस क्रियोल भी यहाँ बोला जाता है। तो ये रहे, हमारा सेशन समाप्त हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा-सा नेक्स्ट बार से थोड़ा-सा शॉर्ट रखने का कोशिश करूँगा, ढेर सारे पॉइंट्स को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक लोग इतने हैं नहीं देखने वाले, तो पॉइंट्स के देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समझता हूँ। देखते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। क्लियर है? एंड आप अगर पिछला सेशन नहीं देखा है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, समझ रहे हो? तो 28 तारीख आप जाओ, आपको जस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड उसका आप शिफ्ट 1 देख लो पहले, फिर आप 2 देख लो एंड फिर आप 3 देख लो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में।